और आइए आपको सबसे पहले बताते हैं पीएम मोदी के दौरे से जुड़ी ये जानकारियां, जिसमें पीएम मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री पहली बार मुकबा आ रहे हैं और यहां पीएम मोदी मां गंगा के दर्शन करेंगे, उनका पूजन करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी हर्षिल भी जाने वाले हैं। यहां पीएम मोदी की एक जनसभा होने जा रही है। हर्षिल की जनता को संबोधित करेंगे पीएम के दौरे को लेकर स्थानीय लोग बेहद खुश। लोग कह रहे हैं कि पीएम मोदी के मुकबा दौरे के बाद यहां पर्यटन को पंख लग जाएंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पीएम मुखबा से शीतकालीन यात्रा का संदेश देने जा रहे हैं। पीएम मोदी के आने का इंतजार लोग बेसब्री से कर रहे हैं। सुबह करीब 8 बजे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे पीएम मोदी। यहां सीएम धामी के साथ पूर्व सीएम भी मौजूद रहने वाले हैं। सभी जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत होगा और फिर यहां से रवानगी होगी हर्षिल के लिए। हर्षिल जा रहे हैं पीएम मोदी। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब केदारनाथ जी में उन्होंने आपदा के बाद, प्रलय के बाद दर्शन किए और रात्रि का गुफा में उन्होंने प्रवास किया, उसके बाद पूरे देश दुनिया की नज़र फिर से यहाँ पड़ी और जो यात्रा कुछ हज़ारों में चली गई थी, वो यात्रा 20 लाख से ज़्यादा का आंकड़ा पार कर गई। माणा गांव आए, वहाँ जाने वालों की संख्या बढ़ी। वाइब्रेंट विलेज तेजी से आगे बढ़ा। भारत का जिसको अंतिम गांव कहा जाता था, भारत के पहले गांव की संज्ञा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आदि कैलाश गए, ऊंची चोटी पर, और वहां पूरे देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं का, तीर्थयात्रियों का, पर्यटकों का तांता लग गया। जागेश्वर धाम गए, वहां पर भी आने वालों की संख्या बढ़ गई। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी माँ गंगा के मायके मुखबा हर्षिल में आ रहे हैं। निश्चित रूप से उनके आने के बाद इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा और हमने जो शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है उसको बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी की मुकबा यात्रा का मकसद शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देना है, ताकि 12 महीने यात्री उत्तराखंड आते रहें। 25 साल में पहली बार है ऐसा, जब शीतकालीन यात्रा को प्रमोट करने का काम खुद पीएम मोदी और सीएम कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा में होंगे, तो पूरे देश की नजर भी यहां पर होंगी। केदारनाथ और बद्रीनाथ के बाद ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री मां गंगा के मायके मुखबा पहुंच रहे हैं। मुखबा में प्रधानमंत्री मां गंगा का पूजन अर्चन करेंगे, जहां गंगोत्री के कपाट बंद होने पर मां गंगा की पूजा होती है। प्रधानमंत्री की यात्रा का मकसद ही शीतकालीन यात्रा को प्रमोट करना है, ताकि 12 महीने यात्रा चल सके। इस साल अब तक करीब 37,000 से ज्यादा यात्री शीतकालीन यात्रा में दर्शन कर चुके हैं। ज्योतिर्मठ में जहां 4 मार्च तक 17,000 यात्री पहुंचे, तो बाबा केदार के शीतकालीन प्रवास ऊखीमठ 17,850 यात्री पहुंचे, जबकि साल 2024 की 4 धाम यात्रा में करीब 46 लाख यात्री दर्शन को आए। 4 धाम यात्रा के मुकाबले शीतकालीन यात्रा में दर्शन करने वालों की संख्या काफी कम है, पर प्रधानमंत्री के दौरे के बाद इसे नई पहचान मिलने की उम्मीद है। चारों तरफ से फूलों से सजाया जा रहा है। माँ गंगा का मंदिर रंग रोगन हो चुका है और बहुत बड़ी बात है, माँ गंगा को उन्होंने कहा था कि मैं बनारस में माँ गंगा के ने उनको बुलाया है, तो निश्चित तौर पे मानिए माँ गंगा की जो गोद है, माँ गंगा का शीतकालीन प्रवास, वहाँ पर वो पधार रहे हैं। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि लगभग 35,000 से अधिक जो श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और तीनों जो हमारे स्थल हैं जहाँ पर हमारी गद्दी बैठती है, जैसे हमारे पांडुकिश में कुबेर जी और उद्धव जी, और जोशीमठ में ज्योतिर्मठ में हमारे नरसिंह भगवान और शंकराचार्य की गद्दी, और ओंकारेश्वर में हमारे मधमेश्वर और बाबा केदार की गद्दी। तो यहाँ पर लगातार जब से शीतकालीन यात्रा का जो शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया, तब से लगातार इसमें श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है और न केवल हमारे धामों में, दोनों धामों बल्कि चारों धामों में इसकी संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। शीतकालीन यात्रा को आगे बढ़ाने का काम पिछले साल से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। खुद मुख्यमंत्री ने ऊखीमठ में दर्शन पूजन कर लोगों से यात्रा में आने का आह्वान किया और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीतकालीन यात्रा को प्रमोट करने मुखबा पहुंच रहे हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। सीधे रुख करेंगे
बलबीर परमार हमारे सहयोगी की तरफ उत्तरकाशी से लाइव हमारे साथ इस समय मौजूद है। बलबीर, पीएम मोदी का स्वागत आज किया जाना है जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर, तैयारियां किस तरह की कर ली गई हैं, आगे किस तरह से सिलसिलेवार तरीके से आप बताइए पीएम मोदी जाएंगे और किन किन कार्यक्रमों में शामिल होंगे, आज के दिन की सारी जानकारी पीएम मोदी के दौरे से जुड़ी हमारे दर्शकों को दें। बिल्कुल कंचन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही समय बाद जो उत्तराखंड है वहां पहुंचेंगे जॉलीग्रांट में। वहां से जो मुखवा है, जो हरसिल हेलीपैड है, 9:15 बजे पहुंचने का प्रोग्राम है और हरसिल हेलीपैड से सीधे जो मुखवा मंदिर है वहां पहुंचेंगे और वहां पूजा अर्चना करेंगे। मैं आपको दिखा सकता हूं मुखवा मंदिर। ये मुखवा गांव है जहां पे सबसे पहले प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और यहाँ पे पूजा अर्चना करेंगे और व्यू पॉइंट भी यहाँ पे बनाया गया है। व्यू पॉइंट से जो यहाँ पे प्राकृतिक सौंदर्य है उसको निहारेंगे और बेहद ही खूबसूरत ये घाटी है। 8 गांव बॉर्डर के जो 8 गांव है जिन्हें वाइब्रेंट विलेज का दर्जा दिया गया है और केंद्र सरकार की मंशा है कि इन गांवों में विकास किया जाए। उसी मंशा के तहत जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंच रहे हैं, शीतकालीन यात्रा का बड़ा संदेश वो देंगे और इसके बाद ठीक 10:30 बजे जो हरसिल जो जहां पे छोटी सी जनसभा होनी है वहां पे पहुंचेंगे। वहां पे जो लोकल उत्पाद है उसकी प्रदर्शनी में शामिल होंगे। सेना की एक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे और जो 2 नए ट्रैक है वहां पे उन ट्रैकरों को भी हरी झंडी दिखा के उनका शुभारंभ करके उनको भेजा जाएगा। तो ये सब प्रोग्राम है और एक छोटी सी जनसभा को संबोधित जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी वो करेंगे और सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लंबा समय जरूर लग गया इंतजार में, पर आज वो दिन है जब नरेंद्र मोदी उत्तरकाशी के मुखवा में पहुंचेंगे, हरसिल में पहुंचेंगे, यहाँ के ग्रामीणों से मिलेंगे। सुबह से हम देख रहे हैं कि ग्रामीण की लंबी तादाद लगी हुई है। ग्रामीण जगह जगह से कड़ाके की ठंड के बीच पहुंच रहे हैं और जो जनसभा स्थल है वहां पे जा रहे हैं। तो सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी का, वो यहाँ पे आए। लोग उन्हें सुनना चाहते हैं, पसंद करते हैं और जो नरेंद्र मोदी अपने आप में ही ब्रांड एम्बेसडर है। जिस जगह वो जाते हैं वहां पे जो पर्यटन है, चाहे शीतकालीन यात्रा है, पूरी बढ़ने की उम्मीद है और जिसकी उम्मीद जो स्थानीय लोग हैं, जो पुरोहित है वो कर रहे हैं। और जिस तरह से वाइब्रेंट विलेज योजना भारत सरकार लेके आई है और जिस तरह से विकास की डीपीआर बनाई जा रही है, उससे बॉर्डर गांव को जिस तरह से विकास में से जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ के जो गांव के 8 गांव है काफी खुशी की लहर है और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर उत्साहित है। सुबह से ही कड़ाके की ठंड के बीच जो जनसभा स्थल है वहां पे पहुंच रहे हैं। जी कंचन, बहुत शुक्रिया आपका बलबीर जानकारी के लिए। केंद्रीय कैबिनेट ने केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी, जिससे केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट का रास्ता साफ हो गया। सोनप्रयाग से ये रोपवे केदारनाथ धाम तक होगा। करीब 13 किलोमीटर का ये रोपवे होगा। साथ ही हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिली है। हर साल 4 धाम की यात्रा में लाखों श्रद्धालु केदारनाथ धाम में पहुंचते हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की 5 किलोमीटर की दूरी तो सड़क मार्ग से तय हो जाती है, लेकिन गौरीकुंड से केदारनाथ का करीब 18 किलोमीटर का सफर खड़ी चढ़ाई में तय करना पड़ता है, जिसमें 8 से 9 घंटे का वक्त लग जाता है। लेकिन आने वाले कुछ सालों में यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा मिलेगी, जिससे उन्हें गौरीकुंड से केदारनाथ की खड़ी चढ़ाई नहीं चढ़नी पड़ेगी, क्योंकि अब सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक रोपवे की सुविधा मिलेगी। केदारनाथ रोपवे को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अनुमान है कि केवल 36 मिनट में बाबा केदार के द्वार पहुंचा जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे को मंजूरी मिली। 4 धाम में बहुत ही महत्वपूर्ण धाम है केदारनाथ धाम। यहाँ एक 12.9 किलोमीटर का रोपवे बनाने का आज फैसला लिया गया है। करीब 4081 करोड़ 4081 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट होगा और जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ जी है,
वहां पर जितने श्रद्धालु भक्त जाते हैं उनके लिए चारधाम की इस यात्रा में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन ये प्रोजेक्ट बनेगा। पर्वतमाला परियोजना के तहत उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर लंबी रोपवे का निर्माण होगा। रोपवे जिन मार्गों से होकर गुजरेगा उसमें सोनप्रयाग, गौरीकुंड, चीरबासा, लिंचोली से होते हुए केदारनाथ धाम तक आसानी से पहुंचा जाएगा। केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट पर करीब 4081 करोड़ की लागत आएगी। इसमें 20 टावर लगाए जाएंगे। 1 घंटे में 1800 यात्री रोपवे में सफर कर पाएंगे। वहीं एक दिन में 18,000 लोग रोपवे की सुविधा ले सकेंगे। सरकार के मुताबिक आने वाले 6 सालों में इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा। वहीं हेमकुंड रोपवे गोविंद घाट को हेमकुंड साहिब से जोड़ेगा। ये लगभग 12.4 किलोमीटर लंबा होगा और यात्रा के समय को चंद मिनटों का कर देगा। रोपवे गोविंद घाट से होते हुए घांघरिया के बाद हेमकुंड साहिब तक जाएगा। दोनों परियोजनाओं के पूरा होने पर देश भर से 4 धाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को बड़ा फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका आभार व्यक्त किया। सीएम धामी ने कहा है कि इन रोपवे के बनने से यात्रा काफी आसान हो जाएगी। बड़ी संख्या में यात्रियों को यहां पर दर्शन करने का मौका मिलेगा। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी का उत्तराखंड से खास लगाव है। केदारनाथ हेमकुंड रोपवे की मंजूरी यही दिखाता है। सीएम धामी ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि पूरे उत्तराखंड की तरफ से पीएम मोदी का आभार। कल मुखवा हर्सिल आ रहे हैं और उनके मुखवा हर्सिल में आने मां गंगोत्री के धाम में पूजा करने से पूरे देश के और विदेशों में इसका प्रचार प्रसार होगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ा समृद्धि का कारण बनेगा, इकोनॉमी को एकदम से बूस्ट करेगा। जो 6 माह शीतकाल में जो हमारे दुकानदारों की दुकानें बिना व्यापार के रहती थी, टैक्सी वालों की, गाइड करने वालों की, अनेक प्रकार से जो 4 धाम यात्रा से जुड़े हुए, अब उनको पूरे 12 महीने आने वाले समय में काम मिलेगा। केदारनाथ जी में माननीय प्रधानमंत्री जी के रात्रिकालीन गुफा में प्रवास के बाद जिस प्रकार से हजारों की संख्या जो केदारनाथ आने वालों की थी वो आज 20 लाख से भी ज्यादा हो गई है। और प्रधानमंत्री जी ने 2023 में सबसे ऊंची चोटी आदि कैलाश जौलीकांग में जाकर जिस प्रकार से आदि कैलाश के दर्शन किए, वहां भी आने वाले श्रद्धालुओं का तांता लग गया। आने वाले समय में पूरे राज्य के अंदर हमारी शीतकाल यात्रा बहुत जोरों से चलेगी। उत्तराखंड बजट सत्र के दौरान विधानसभा में पहाड़ियों को लेकर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की विवादित टिप्पणी का मामला अब एक कदम आगे बढ़ गया है। इस मुद्दे पर गुरुवार को गैरसैंण में स्वाभिमान रैली बुलाई गई है, यानी कि आज। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कथित फोन रिकॉर्डिंग ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। देखिए इस पर ये रिपोर्ट। जी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी बात कर रहे हैं। बोल रहा हूं जी, मैं ये कह रहा हूं सर कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी को पहाड़ियों को उन्होंने गाली दी है, उनको हटाया जाएगा नहीं हटाया जाएगा? आप कौन बोल रहे हैं? मैं बिरजू मयाल बात कर रहा हूँ, सच के साथ समिति के केंद्रीय मीडिया प्रभारी। अच्छा जी जी, इस बार मोदी जी को फोन लगाना वो बताएंगे ना। मोदी जी का नंबर दे दो ना तुम। मोदी जी का नंबर उसमें गूगल में मिल जाता। आप ये बताओ, आप प्रदेश अध्यक्ष को हटाओगे या नहीं हटाओगे? ये कथित बातचीत एक एक्टिविस्ट और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बीच की बताई जा रही है। कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया में वायरल है। मामला हाल ही में संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का विधानसभा में दिए गए विवादित बयान का है, जिससे पहाड़ी समाज में खासी नाराजगी है। अब इस कथित ऑडियो को महेंद्र भट्ट खारिज कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो खाली मेरा फोटो लगाया गया, मेरी ना वो आवाज थी ना किसी प्रकार का विषय मेरे द्वारा इस रूप में कहा गया। लेकिन इस प्रकार के अनेकों लोग हैं, आज मेरे नाम से बातों फैलाएंगे, कल दूसरे के नाम से। किसको कौन फोन जा रहा, मैं उस व्यक्ति को जानता नहीं, मैं उस व्यक्ति को मिला हूँ। किसको कौन फोन कर दे, कहाँ किसकी आवाज को डब करके बता दे कि वो फला आदमी बोल रहे हैं, तो इस प्रकार का सब चक्र चलेगा। और ये कुचक्र जो है
ये कम से कम राज्य के हित में नहीं है। मैं सभी बुद्धिजीवी जनता से आह्वान करूंगा कि इस प्रकार के षड्यंत्रों से बचें और इस देश के देवभूमि का जो स्वरूप है उसको विघटित करने से रोकें। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अपने बयान पर सफाई और खेद जता चुके हैं, लेकिन ये मामला ठंडा पड़ने के बजाय गर्माता जा रहा है। इसी मुद्दे पर गुरुवार को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने स्वाभिमान रैली बुलाई है। नेगी कहते हैं कि लोक कलाकार आम भावना को व्यक्त करते हैं। लिखा है विधानसभा की कार्रवाई में, तो वो उसकी प्रतिक्रिया है। लोग आक्रोशित हैं, खासकर पहाड़ के लोग, उनमें गुस्सा है, तो उस गुस्से का वो तो उनको झेलना पड़ेगा। उनको उस बात के लिए उन्होंने खेद प्रकट भले ही किया है, लेकिन वो गुस्सा क्रोध उनको लगता है कि इनकी भावनाएं ही ऐसी हैं हम लोगों के प्रति, तो ये आक्रोश है। अब इसको रोकना थामना सरकारों का काम है। उत्तराखंड में बीजेपी पहाड़ और मैदान में बराबर सक्रिय है। ऐसे में पार्टी संगठन मंत्री को लेकर क्या लाइन ले, इस पर बड़े नेताओं के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। चमोली में गोविंद घाट के पास में हेमकुंड साहिब जाने वाला पुल टूट गया है। इस पर आपको जानकारी दे देते हैं कि पहाड़ी से बड़ी चट्टान का टुकड़ा टूटकर पुल पर आ गिरा, जिससे पुल टूट गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में पुल का एक हिस्सा टूटा हुआ है, पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। यहाँ तक कि पुल टूटने के दौरान वहां से बाइक सवार गुजर रहा था शख्स, जिसने इसकी जानकारी आगे दी है। एसडीआरएफ बाइक सवार की तलाश में जुटी हुई है। पुल टूटने से पुलना, घांगरिया, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। देहरादून में अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन का एक्शन देखा जा रहा है और ये एक्शन लगातार जारी रहने जा रहा है, जिस पर मुख्यमंत्री धामी खुद कह चुके हैं। प्रशासन ने 5 अवैध मदरसे अब तक सील कर दिए हैं। कारगी, भारूवाला और अवैध मदरसे यहां सील हुए हैं कुछ और जगहों पर भी। देहरादून जिले में प्रशासन अब तक 16 मदरसे, 1 मस्जिद को सील कर चुका है। ये सभी मदरसे बिना मान्यता के चल रहे थे, इनके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं थे। ऋषिकेश में योग फेस्टिवल के साथ सॉल्ट केव आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर टूरिस्ट आयुर्वेद, पंचकर्म और मेडिटेशन के लिए पहुंच रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। अंतर्राष्ट्रीय योग नगरी के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले ऋषिकेश में मेडिटेशन के लिए सॉल्ट केव यानी कि नमक की गुफा बनाई गई है। पर्यटन विभाग ने 19 टन सॉल्ट स्टोन से इस गुफा को बनाया, जहां ध्यान और मेडिटेशन के साथ साथ कई बीमारियों के इलाज के लिए भी लोग आ रहे हैं। 19 टन सॉल्ट से बनाया गया है। बेसिकली यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है साइनस, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, रेस्पिरेटरी के जो भी प्रॉब्लम्स हों किसी के, उसका रेजोल्यूशन होता है। एंजाइटी, उसके बाद डिप्रेशन, उसके बाद माइग्रेन किसी को हो, तो वो हम डिफरेंट वे से ट्रीटमेंट करते हैं। ये वर्ल्ड में अपने आप में अद्भुत चीज़ है और ये पहली है वर्ल्ड में जो हमने डिज़ाइन करी है। योग, आयुर्वेद और पंचकर्म बदलते परिवेश में सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। वहीं ऋषिकेश में देश और विदेश के पर्यटकों को ज्यादा से ज्यादा प्रभावित करने के लिए सरकार उत्तराखंड में हेल्थ टूरिज्म विकसित करने में जुटी है और जिसका केंद्र ऋषिकेश बन रहा है। ये काफ़ी डिफरेंट था, ये फर्स्ट टाइम देखा ऐसा कुछ। और इसमें जो एक मेडिटेशन का फॉर्म है और इसमें जो भी एक पॉजिटिविटी का एक संचार होता है और ऐसे कई ऐसे प्रयोग यहाँ पर हो रहे हैं जिससे निश्चित तौर पर इस जगह को नई पहचान भी मिल रही है। योग सीखने के लिए हमारे क्षेत्र में आते हैं। तपोवन में आप जाके देखिए, तपोवन आज होटल इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हब बन चुका है और उसमें ज़्यादातर लोग योग साधना के लिए यहाँ पे आते हैं और इस यहाँ से योग सीखने के बाद वो योग के राजदूत बनकर देश दुनिया में भारतीयता और भारत के राष्ट्रवाद का जो प्रतीक योग है उसका प्रचार करने का काम करते हैं। उत्तराखंड में धार्मिक और साहसिक पर्यटन के साथ साथ मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने की भी कोशिश है, जिससे उत्तराखंड में रोजगार की दिशा में नए पंख लगने की उम्मीद है। न्यूज़ 18 के लिए ऋषिकेश से आशीष डोभाल की रिपोर्ट।
और आगे बढ़ते हैं, आगे आपको बताते हैं पिथौरागढ़ के बॉर्डर इलाके में स्नोफॉल जो हुआ है उससे लोगों की दिक्कतें काफी बढ़ गई हैं। बॉर्डर की व्यास और दारमा घाटी को आपको दिखाने जा रहे हैं। इनको जोड़ने वाली जो रास्ते हैं उन पर आप देखिए मोटी बर्फ की चादर, जिसकी वजह से रास्ते हैं बंद। 100 से ज्यादा बकरियों की मौत की जानकारी मिल रही है बर्फ के नीचे दबने से। व्यास, दारमा और चौंदास घाटी में भारी बर्फबारी हुई है, उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। चाहे वो गाड़ियां हों, चाहे जानवर हों, चाहे मनुष्य हों, हर किसी के ऊपर आपको नजर आएगी सिर्फ और सिर्फ बर्फ। इसकी वजह से देखिए लिपुल एक रोड के साथ ही दारमा घाटी को जोड़ने वाली जगह भी, सड़कें जो हैं वो भी बंद हो रखी हैं। क्या आपने कभी एक परिवार में 5 विवाह एक साथ होते हुए देखे हैं? यानी कि 5 बहुएं एक साथ एक घर में आई हों। आइए दिखाते हैं आपको एक ऐसी अनोखी शादी की कहानी। देखने में आम शादी समारोह की तरह लग रहा ये एक अनोखा वैवाहिक समारोह है। जौनसार बावर के पंजिया गांव की एक ऐसी शादी इन दिनों सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है, जिसमें गांव के 2 भाइयों ने अपने 5 बेटों की एक साथ शादी की। और हैरानी की बात ये है कि शादी के कार्ड पर भी 5 शादियों का एक साथ ही जिक्र किया है। गांव के 2 भाई कलम सिंह और देशराज ने अपने 5 बेटों की शादी कर एक अनोखा संदेश भी दिया है। इस कार्ड में परदादा, दादा, चाचा, भाई सहित परिवार के बहुत से नाम शामिल हैं, जिसमें जौनसार बावर की सामूहिक परिवार प्रणाली की झलक देखने को मिलती है। जहां आज के दौर में लोग शादियों में बेतहाशा खर्च करते हैं, वहीं ऐसी अनोखी शादी आज के समाज को एक बेहतर संदेश भी देती नजर आ रही है। जैसे हम उधर अपनी ड्यूटी करते हैं, सब मिल के रहते हैं, एक साथ रह के हर चीज़ जो काम करते हैं हम मिल के करते हैं, तो हमें आसान हो जाता है और आराम से हो जाता है, और सब मिल के रहते हैं, इससे प्यार हमारा बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम सोचा कि सारे भाई मिल के करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी बिल्कुल। दौर में बहुत महंगाई है, तो इसी सामूहिक ब्याह में महंगाई को देखते हुए भी खर्चे की भी बचत हो जाती है, समय की भी बचत हो जाती है, परिवार में भाईचारा बना रहता है। भले ही ये लोग एक अनोखी शादी हो, लेकिन जौनसार बावर में ये एक सामान्य शादी है, जिसमें पारिवारिक मेल और सामूहिक परिवार की खूबसूरत झलक देखने को मिलती है। जौनसार बावर में एक ही समय में कई भाई बहन की शादी एक साथ होना सामान्य बात है, लेकिन 5 भाइयों की शादी एक साथ होना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए चक्राता से कुलदीप चौहान की रिपोर्ट।